हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अमित सोनी जीएस स्पेशल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने कल स्टार्ट किया था चंदेल वंश के बारे में जाना था। ठीक है, चंदेल वंश के संस्थापक यदि कोई थे तो वो श्री नन्नुक थे। ओके, और हम जान चुके थे कि यह एक ऐसी डायनेस्टी है, ठीक है, जो अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जानी जाती है, क्योंकि इन्होंने जो मंदिर खजुराहो में बनवाए वह आज विश्व में एक ऐतिहासिक धरोहरों के रूप में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्ज हैं। ओके, तो हम बात करते हैं उसी कड़ी को आगे स्टार्ट करते हुए राजा धंग के बारे में। राजा धंग एक ऐसे शासक थे जिन्होंने चंदेल वंश के ग्लोरी को बढ़ाया, मतलब उनके बोल सकते हैं कि प्रशंसा बढ़ाई चंदेल वंश की। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और विस्तार करने के साथ साथ ग्वालियर में स्थित कच्छप घात वंश को परास्त किया। ओके, और चेदी कन्नौज जितने भी ये साम्राज्य जो इनके एडजॉइनिंग रीजन्स थे उनको भी परास्त करते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे जो हिंदू और जैन धर्म दोनों का आदर करते थे, क्योंकि इन्होंने जो मंदिर बनवाए हैं उनसे हमें ये चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है, नरोरा जो यूपी में है, ठीक है, इनसे मतलब इस एडिक्ट में, ठीक है, हमें यदि किसी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो यह पता चलता है कि इनका प्रशासन एक बहुत अच्छा प्रशासन था, क्योंकि इनकी नीति भी महिलाओं के प्रति एक आदरणीय और एक सम्मानजनक नीति थी, क्योंकि प्रशासन में भी महिलाओं का योगदान था। ओके, अब हम बात करते हैं इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर की। तो इन्होंने लक्ष्मण टेम्पल को कंप्लीट करवाया। लक्ष्मण टेम्पल जो विष्णु भगवान को समर्पित है, इसका प्रारंभ यदि किसी ने करवाया था यशो वर्मा ने, लेकिन कंप्लीट करवाया किसने? राजा धंग ने। ओके, अब इन्होंने एक और मंदिर बनवाया जिसका नाम है विश्वनाथ मंदिर। जैसे आप देख पा रहे हो, ये विश्वनाथ मंदिर जो है यह हमें देखने को मिलता है खजुराहो में। यह आर्किटेक्चर का एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो नागर शैली में बना हुआ है। ओके, तो हम वही नागर शैली समझेंगे, क्योंकि नागर शैली मिलकर बना हुआ नगर से। ठीक है, यह मंदिरों के निर्माण का सबसे मतलब बोल सकते हैं डेवलप्ड रूप हमें खजुराहो में देखने को मिलता है। ठीक है, यह किसी को समर्पित है तो भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर बना हुआ है। ओके, अब इन्होंने एक और मंदिर जो बनवाया, क्योंकि ये जैन धर्म को ही मानते थे, तो इन्होंने जिननाथ मंदिर, ठीक है, जिसे हम पार्श्वनाथ मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित करते हुए इन्होंने यह मंदिर बनवाया है। यदि आप इस मंदिर को ध्यान से देखते हैं तो यह मंदिर एक चट्टान में बना हुआ है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि यह एक कौन सी है? पंचरथ स्टाइल, मतलब एक चट्टान को काटते हुए मंदिर को बनाना जो एक रथ के रूप में लगे। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जो हमें एक पंचरथ मतलब 5 रथ के रूप में शो करते हैं। तो यह स्ट्रक्चर एक पंचरथ शैली जो नागर शैली का ही रूप है, किसी ने बनवाया तो राजा धंग ने। ओके, ये राजा धंग ने जो बनवाया, इसके अंदर, इस मंदिर के अंदर हमें भगवान पार्श्वनाथ की इमेज देखने को मिलती है। ओके, और कई देवी देवता भी उनके साथ एडजॉइनिंग देखने को मिलते हैं। ओके, यह हमें कहीं देखने को मिलेगा तो कहाँ पर? ठीक है, जिननाथ मंदिर में या पार्श्वनाथ मंदिर में खजुराहो में। ओके, राजा धंग का ही एक मंत्री था गोकल, जिसने एक मंदिर बनवाया जिसका नाम क्या है? वैद्यनाथ मंदिर, जो कहीं पर है तो कहाँ पर? खजुराहो में स्थित है। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ और। ठीक है, देखिए, राजा धंग जो थे इन्होंने मोक्ष प्राप्ति हेतु गंगा यमुना, ठीक है, जो प्रयाग में स्थित है वहाँ पर जाकर अपने आप को, ठीक है, मोक्ष प्राप्ति हेतु, ठीक है, संगम में, ठीक है, बोल सकते हैं कि संगम में जाकर के इन्होंने अपने आप को समर्पित किया और मोक्ष की प्राप्ति की। इसके पश्चात जो राजा बने वो राजा गंड थे। ठीक है, इन्होंने केवल 1 साल शासन किया, इनके पुत्र थे। ठीक है, इनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन इन्होंने एक मंदिर बनवाया जिसका नाम है चित्रगुप्त मंदिर। ये चित्रगुप्त मंदिर जो भगवान सूर्य को समर्पित है, इसमें कई इंस्क्रिप्शंस बने हुए हैं। ये आप देख पा रहे हो, कई मूर्तियाँ, कई इंस्क्रिप्शन जो बने हुए हैं। यह आर्किटेक्चर का एक सबसे बड़ा रूप हमें देखने को मिलता है स्थापत्य कला का। ठीक है, अब ये जो सन, जैसे मैंने आपको बताया, किसी को समर्पित है तो किसको समर्पित है? भगवान सूर्य को।
अब इसके बाद जो राजा बने वो बने विद्याधर। विद्याधर जिन्होंने 1003 से लेकर 1029 के बीच में 29 के बीच में शासन किया। यह राजा धंग के तरह ही, ठीक है, एक प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, इन्होंने, ठीक है, चंदेल डायनेस्टी को पीक पर पहुंचाया। मतलब इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और विस्तार करने के साथ साथ कला और स्थापत्य कला के क्षेत्र में कई कार्य किए। ठीक है, अब महोबा एडिक्ट में इनके बारे में यह मेंशन किया गया कि राजा भोज और कलचुरी डायनेस्टी के जो शासक थे उनसे फिर इन्होंने, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि एक विद्याधर से वो इंस्पायर्ड थे और एक रूप में, मतलब बोल सकते हैं एक फ्रेंडशिप के रूप में बाद में इनसे विद्याधर से फ्रेंडशिप होने के साथ साथ, ठीक है, एक संधि वार्ता उन्होंने कर डाली थी। किन्होंने? राजा भोज ने। ओके, लेकिन एक दूसरी जगह यह भी लिखा गया है कि विद्याधर के स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यदि कोई थे तो वो राजा भोज थे। ओके, इसके बारे में जानकारी हमें सास बहु इंस्क्रिप्शन से मिलती है। देखो दोस्तों, हम पढ़ेंगे, आगे जानेंगे कि कच्छप घात वंश ने एक मंदिर बनवाया है, सहस्त्र बाहु या सास बहु मंदिर, जो कि ग्वालियर में स्थित है। और यह मंदिर बनवाया था महिपाल ने। कौन सा मंदिर? सास बहु का मंदिर। ये विद्याधर जो थे वो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बताया कि इसके परमार वंश के शासक राजा भोज के बारे में। लेकिन एक और ऊपर महोबा का एडिक्ट जो बोलता है, ये कहा जाता है कि दोनों के दोनों, ठीक है, मतलब राजा भोज और कलचुरी वंश के शासक गौंगे देव से इनकी संधि वार्ता हो चुकी थी और विद्याधर को एज अ वर्शिप के रूप में यूज़ करने लगे थे, मतलब एज अ वर्शिप पूजने लगे थे। ठीक है, किनको? विद्याधर को। ऐसा ये लिखा गया है। ओके, अब हम बात करते हैं विद्याधर के समय ही एक आक्रमण हुआ था जिसका नाम है, ठीक है, जो बोल सकते हैं कि भारत में 17 बार आक्रमण करने वाले यदि कोई शासक था तो वो महमूद गजनबी था। महमूद गजनबी ने करीब 17 बार भारत पर आक्रमण करे थे। जब 17 बार किए हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि यह, ठीक है, यह कहीं मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी आया था, तो कहीं पर आक्रमण किया। तो 1019 1020 में, ठीक है, 2 बार आक्रमण हुए थे। किसके? महमूद गजनबी। 1019 1020 में जो पहला अभियान था वह एक अनडिसाइसिव था, मतलब उसका कोई निर्णय नहीं निकला। लेकिन सेकंड बैटल जो हुआ कि एक संधि वार्ता से, ठीक है, यह महमूद गजनबी का अभियान पूरा होगा। तो देखो दोस्तों, याद रखना, चंदेल वंश में 2 अभियान हुए महमूद गजनबी के, 1019 1020 में और दूसरा 1022 में। यह एग्जामिनेशन में पूछने के चांसेस बनते हैं। अब विद्याधर ने जो मंदिर बनवाया वह है कौन सा? कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, यह हमें देखने को मिलता है खजुराहो में। यह बेस्ट एग्जाम्पल है ऑफ द आर्किटेक्चर नागर शैली का, जो हमें देखने को मिलेगा कहाँ पर? खजुराहो में। आप देख सकते हैं, ठीक है, यह मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो में, कंदरिया महादेव। याद रखना, विद्याधर ने यह मंदिर बनवाया था। अब विद्याधर के बाद चंदेल डायनेस्टी क्या होती है? डिक्लाइन की ओर जाने लगती है। ठीक है, फिर विजयपाल के साथ साथ देववर्मा ऐसे शासक बने। देववर्मा एक अयोग्य शासक साबित हुए क्योंकि इनके बारे में एक बुक में वर्णन किया गया है, प्रबोध चंद्रोदय, जो कृष्ण मिश्रा ने लिखी थी। यह एक ऐसी बुक है जिससे हमें चंदेल वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों देखो दोस्तों, याद रखना, ये बुक जो है वह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो जाएगी और मतलब एग्जामिनेशन में पूछने के चांसेस, अभी तो नहीं पूछा गया है क्योंकि यह चंदेल वंश के बारे में जानकारी देती है। ओके, यह कृष्ण मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। ये आगे के शासक कीर्तिवर्मा के दरबारी कवि थे। ऐसा कहा जाता है, इस बुक में ये लिखा गया है कि कलचुरी किंग के शासक लक्ष्मी कर्ण ने यदि किसी को परास्त किया तो किसको? देववर्मा को। और देववर्मा को परास्त करने के साथ साथ उन्हें गद्दी से अलग कर दिया। यह चंदेल वंश की जो घटना है, यह इसे काला इतिहास के रूप में दर्ज की गई है। ओके, इस घटना का एक जगह और वर्णन किया गया है। ठीक है, तो वो किसमें हमें देखने को मिलता है? किसमें? वो कौन सी बुक हो गई? प्रबोध चंद्रोदय। अब कहा जाता है कि इन्होंने, ठीक है, ननोरा और चरखरी के कॉपर एडिक्ट से जानकारी प्राप्त होती है कि इन्होंने,
ठीक है, कुछ सिक्के या कुछ ताम्रपत्र जारी करवाए जो आज मेंशन है नरोरा और चरखरी यूपी में। मतलब यदि आप जाओगे तो देखोगे कि नरोरा और चरखरी में, ठीक है, देव वर्मा से संबंधित कॉपर प्लेट में कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए, मतलब कुछ बातें दर्ज की गई हैं। अब आते हैं नेक्स्ट शासक कीर्ति वर्मा। ओके, कीर्ति वर्मा जिसके दरबार में ही रहा करते थे कौन? कृष्ण मिश्र, जिसने कौन सी बुक लिखी है? प्रबोध चंद्रोदय। ठीक है, यह प्रबोध चंद्रोदय जो बुक है यह कीर्ति वर्मा को समर्पित बुक है। ओके, ठीक है, इससे हमें, ठीक है, खजुराहो के साथ साथ और चंदेल वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं कीर्ति वर्मा के बारे में, इन्होंने क्या क्या कार्य किए। देखिए, कीर्ति वर्मा ने एक सागर बनवाया जिसका नाम है कीरत सागर। यह कहीं पर स्थित है तो महोबा में। ओके, फिर एक और इन्होंने एक तालाब बनवाया था जिसका नाम है बुढ़ा बुड्ढी तालाब। बुढ़ा बुड्ढी तालाब कहीं पर बना हुआ है तो कालिंजर यूपी में ही। और इन्होंने कई जैन टेम्पल्स का निर्माण करवाया जो यूपी में, बानपुर में। और ठीक है, इनके एक मिनिस्टर थे वत्सराज, जिन्होंने एक दुर्ग बनवाया है कीर्ति दुर्ग, जो कहाँ पर है? देवगढ़ में। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनके जो दरबारी कवि थे वो कौन थे? कृष्ण मिश्र, जिसने कौन सी बुक लिखी है? प्रबोध चंद्रोदय। अब हम बात करते हैं इनकी कॉइन्स एंड करेंसीज की, मतलब मुद्रा और मुद्रा से संबंधित। ठीक है, इन्होंने जो इस सिक्के इशू करवाए थे वो कलचुरी डायनेस्टी से ही सिमिलर थे, क्योंकि कलचुरी वंश को इन्होंने परास्त किया था। और कुछ सिक्के जो थे उनमें लक्ष्मी भगवान की, लक्ष्मी देवी की इमेजेस बनी हुई थी। ओके, तो यह सब हमें देखने को मिलता है कहाँ पर? ठीक है, किसके बारे में जानते हैं? जब हम कीर्ति वर्मा के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूलर सलक्षण वर्मा की। सलक्षण वर्मा एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने गोल्ड और कॉपर के सिक्के जारी करवाए जिनमें हलक्षण वर्मा, ठीक है, लिखा हुआ था। मतलब इनके सिक्कों पर हलक्षण, ठीक है, तो नाम सलक्षण है लेकिन हलक्षण लिखा हुआ था। और उनमें भी, ठीक है, लक्ष्मी देवी और हनुमान जी की इमेजेस डिपिक्ट हुआ करती थी। ओके, अब इसके बाद क्या होता है? ये डायनेस्टी जो थी वो डिक्लाइन की ओर चली जाती है। नेक्स्ट शासक बनते जय वर्मा। ठीक है, जय वर्मा ने भी चांदी और कॉपर के सिक्के जारी करवाए जिसमें श्रीमज्ज वर्म देव लिखा हुआ था। और उन्हीं सिक्कों पर, ठीक है, हनुमान जी की इमेज आकृति बनी हुई थी। ओके, इसके बाद पृथ्वी वर्मा, मदन वर्मा, ठीक है, ऐसे शासक बनते चले गए। मदन वर्मा ने एक सिटी बनवाई जो मदनपुर है, कहीं पर बनी थी तो ललितपुर में। ओके, फिर लास्ट शासक कहे जाते हैं परमारदिर देव। ओके, देखो दोस्तों, ये लास्ट शासक माने जाते हैं, लेकिन ये इनके बाद भी कई शासक हुए वह हम जानते हैं। देखो, परमारदिर देव ने 1165 से 1203 तक शासन किया। इन्हीं के दरबार में रहा करते थे, ठीक है, कौन? आला और ऊधल। याद रखना दोस्तों, परमारदिर देव के दरबार में ही रहा करते थे कौन? आला ऊधल। ओके, अब आला ऊधल की जो कहानी किसी ने लिखी गई है तो वो जागनिक ने लिखी है। जागनिक ने लिखी है आलाखंड, और एक और बुक लिखी है परिमल रासो। ओके, यह बुक से हमें जानकारी मिलती है आला ऊधल के बारे में। इसके साथ साथ परिमल रासो में यह पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान ने यदि किसी को परास्त किया तो वो किसको? परमारदिर देव को। ओके, तो यह जानकारी हमें परिमल रासो से मिलती है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया इनके दरबार में कौन रहते थे? आला ऊधल रहा करते थे। ओके, अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, किसे परास्त किया? कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का पहला शासक था जो कि मोहम्मद गौरी के दास थे। ओके, अब हम बात करते हैं कि जब बैटल ऑफ तराइन हुआ था, बैटल ऑफ तराइन 1191-1192 में किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है, यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को परास्त कर दिया था। इसी बीच में इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके फिर से त्रिलोक वर्मा ने, ठीक है, अपने चंदेल को पुनः प्राप्त कर लिया और ये आगे तक शासन करते रहे। ठीक है, इसके बाद त्रिलोक वर्मा,
त्रिलोक वर्मा, वीर वर्मा, भोज वर्मा, ऐसे कई शासक हुए। फिर एक शासक आते हैं हमीर वर्मा, जिसको परास्त मतलब जिनको परास्त किया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, और यह पूरा पूरा साम्राज्य किसी के अंडर मर्ज हो गया, तो दिल्ली सल्तनत के अंडर। मतलब एक बार पहले मर्ज होता है कहाँ पर, जब हमने देखा परमार त्रिदेव के समय, और दूसरा कब होता है जब हम देखते हैं कि इसके टाइम पर दिल्ली सल्तनत के टाइम, मतलब कब, जब अलाउद्दीन खिलजी परास्त करता है अंतिम शासक किन्हें, हमीर वर्मा को। ओके, अब हम बात करते हैं प्रशासन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंदेल डायनेस्टी। ठीक है, देखिए चंदेल डायनेस्टी के बारे में हमें जानकारी एक तो मंदिरों से मिली जो इंस्क्रिप्शन है, और दूसरा वो प्रभु चंद्रोदय जो किसने लिखी है, कृष्ण मिश्र ने। ओके, अब हम बात करते हैं कि इनका प्रशासन भी एक जो शासक हुआ करते थे, मतलब जितना भी एक मिडाइवल हिस्ट्री में जो हमें रूल देखने को मिलता है वैसे ही सेम प्रशासन हुआ करता था। ओके, अब एक कौटिल्य के द्वारा एक बुक लिखी, कौटिल्य चाणक्य के द्वारा बुक लिखी गई जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में उन्होंने एक थ्योरी दी है, सप्तांग थ्योरी। मतलब जैसे हमारे शरीर के जो 7 भाग होते हैं वैसे ही राजा को के भाग को, मतलब राजा की बॉडी को कंसंट्रेट करते हुए, ठीक है, इन्होंने, ठीक है, सप्तांग थ्योरी दी है, जिसमें राजा को, ठीक है, अपने शरीर के भांति अपने पूरे साम्राज्य में जो जो चीज़ें हैं उन सब का ध्यान रखना चाहिए। जैसे राजा किंग जो होता है वो स्वामी होता है। ओके, उसके मिनिस्टर अमात्य, पुर कैपिटल, ओके, कोस मनी, और दंड आर्मी, मित्र फ्रेंड्स। मतलब ये 7 पिलर्स को एसोसिएटेड करते हुए इन्होंने, ठीक है, जो हमारे शरीर, जैसे राजा हो गया, राजा का सिर हो गया, अमात्य जो हो गया आँख हो गए, ठीक है, दंड जो हो गया वो हमारे भुजाएं हो गई, ठीक है, मित्र जो हो गए कान हो गए, ऐसे बॉडी को उन्होंने समर्पित करते हुए उन्होंने क्या किया है, एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दर्शाया है। ओके, तो हम बात करते हैं एक। तो किंग जो हो गया, स्वामी जो था, एक मोनार्कियल रूल था। मोनार्कियल मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं निरंकुश शासन था। ठीक है, राजा जो था वो सबसे सर्वोच्च अधिकार यदि किसी के पास होते थे तो राजा के पास होते थे। ओके, तो वो अपने पास पूरे पावर्स अपने अंडर कंसंट्रेट करके रखते थे। ओके, तो राजा को असिस्ट करने के लिए कुछ मिनिस्टर्स हुआ करते थे। उन मिनिस्टर्स में प्रमुख थे अमात्य। अमात्य हम बोल सकते हैं अमात्य हो गए या सचिव हो गए। ठीक है, ये जितने भी मिनिस्टर जो होते थे इनको अपॉइंट करते थे कौन, राजा। और इनके अपॉइंट करने में ना ही एज मैटर करती थी ना कास्ट मैटर करती थी। मतलब जो मैटर करता था विद्वान, यदि कोई विद्वान है तो वह राजा के प्रशासन या राजा की मंत्री परिषद में एक अहम रोल निभाते थे। ओके, अब इसके बाद इन्होंने अपने साम्राज्य को डिवाइड किया। ठीक है, जैसे जेजाक भुक्ति जो कहा जाता था राज्यों को, जेजाक भुक्ति, जैसे हमने पहले ही कहा है कि जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड को कहा जाता था, तो जेजाक भुक्ति क्या हो गया, इनका राज्य हो गया। राज्य को उन्होंने डिवाइड किया किसमें, विषय में। ओके, विषय जिसे हम बोल सकते हैं आज के रूप में डिस्ट्रिक्ट, और इसे एक और कहा जाता था पटला। मतलब डिस्ट्रिक्ट को एक और नाम दिया पटला, और यहाँ पर यदि कोई शासन करते थे तो विषयपति शासन करते थे। अब ग्राम जो हो गया, ग्राम एक मतलब एक सबसे छोटी यूनिट होती थी जहाँ पर 5 मेंबर जिन्हें हम पंचायत कहते हैं या पंचकुल, जो वहाँ पर शासन करते थे। ओके, पंचकुल जो होते थे, इन पंचकुलों को एक और नाम दिया गया था महत्तर। महत्तर भी कहा जाता था, जो क्या हो जाती थी पंचायत को, जो गांव में प्रशासन हेतु एक सुचारू भूमि निभाती थी। ओके, अब जैसे मैं आपको बता रहा था सप्तांग थ्योरी में जो जैसे फोर्ट हो गए, ये फोर्ट जो हुआ करते थे, यह सब एक मतलब बोल सकते हैं आर्मी को मेंटेनेंस करने के लिए और एक बोल सकते हैं बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने के लिए रहा करते थे। तो राजाओं ने कई फोर्ट बनवाए, जिसमें कालिंजर का किला हो गया, अजयगढ़ पन्ना का हो गया, मैयर का किला हो गया। यह सब हमें देखने को मिलते हैं। किसके बारे में जानकारी मिलती है, वो हमें प्रभु चंद्रोदय से जानकारी प्राप्त होती है। अब कोष, ट्रेजरी, यह एक प्रकार से मुख्य रूप में डिनोट किया जाता है सप्तांग थ्योरी में। जो मेन इनकम थी राजा की वह लिमिटेड सोर्स थे, जैसे भाग हो गया जो एग्रीकल्चर से लिया जाता है, हिरण्य जो हो गया वो किससे, एक नकदी के रूप में लिया जाता था। एनिमल टैक्सेस जो थे वह मेन सोर्सेस ऑफ द इनकम थे। ठीक है,
अब हम बात करते हैं दंड की या आर्मी की। आर्मी एक तो सिक्योरिटी ऑफ द नेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। इन्हीं को 3 भागों में डिवाइड किया जाता था, जैसे एक एलिफेंट आर्मी हो गई, एक अश्व सेना हो गई, पैदल सेना हो गई। यह है कि जैसे यह सब हमें जानकारी किसी से मिलती है तो किससे? प्रबोध चंद्रोदय से मिलती है। ओके, यह लास्ट पिलर जो होता है, जैसे मैंने बताया था मित्र फ्रेंड्स, यह 7th और लास्ट पिलर है जो कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मदद किया करता था। राजा ने वैवाहिक संबंधों से भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया और खासकर कलचुरी और कच्छप का गण से वैवाहिक संबंधों से संधि वार्ता से किसी भी तरीके से शांतिपूर्वक को निभा कर रखा। अब हम बात करते हैं सामाजिक स्थिति की। तो देखो, वर्ण सिस्टम के आधार पर थी, मतलब ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में यह हमारी जो चंदेल वंश की डायनेस्टीज थी या जो साम्राज्य था, वह एक सामाजिक कंडीशन इन्हीं 4 वर्णों पर आधारित हुआ करती थी, जिनमें यदि हाईएस्ट पोजीशन यदि कोई रखे तो ब्राह्मण्स रखे हुए थे। ब्राह्मण को कहा जाता था राउत या ठक्कुर। राउत या ठक्कुर ये किसी को कहा जाता था तो वो कहा जाता था किसको? ठीक है, किसको? हमें देखने को मिलता है कैसे? ब्राह्मण्स को। ओके, क्षत्रिय जो थे वो सेम स्टेटस रखते थे ब्राह्मण के बराबर। ओके, वैश्य जो हो गए बिजनेस क्लास हुआ करते थे। ओके, और शूद्र जो थे वो लास्ट स्टेटस रखा करते थे सोसाइटी में। ओके, प्रबोध चंद्रोदय ने इनके बारे में लिखा गया कि शूद्रों की कंडीशन सही नहीं थी, उन्हें मलेच्छा कहा जाता था। उन्हें कोई भी पुराण हो गए या वर्शिप भगवान को पूजने के अधिकार नहीं थे, और जो लाइफ थी वह 4 स्टेजेस में डिवाइड रहती, जैसे एक जो ब्रह्मचर्य हो गया, गृहस्थ हो गया, वानप्रस्थ हो गया, सन्यासी हो गया। ऐसे हमें 4 स्टेजेस में लाइफ देखने को डिवाइड मिलती है, जो किसी ने लिखी या किसी ने बताई तो वो कृष्ण मिश्र के द्वारा प्रबोध चंद्रोदय में बताए। अब हम बात करते हैं ठीक है वेमेन की स्टेटस की। तो कृष्ण मिश्रा ने यह बताया कि महिलाओं की स्थिति, मतलब महिलाओं को 2 भागों में विभाजित किया। एक वह महिला हो गए जो राज परिवार से संबंधित थी, जिन्हें शिक्षा और इन्हें समस्त अधिकार प्राप्त थे। ओके, और एक और इन्होंने बताई जो लोअर वर्णा से एसोसिएटेड वुमेन्स, उनकी कंडीशंस, ठीक है, उन्हें उनकी कंडीशंस के बारे में यह बताया कि उन्हें ठीक है ड्यूटीज़ ऑफ द होम या नरिशमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस करना पड़ता था। तो देखो दोस्तों, आज तक हम इतना ही देखेंगे और कल आगे के बारे में जानेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।